हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लू आईएएस। माई सेल्फ नेहा। शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक्स का थर्ड सेक्शन, जो कि है आपका नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी वे में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें होगा हमारा मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम और मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम में आपको समझने के लिए आपने न्यूज़पेपर्स में बहुत बार देखा होगा जीडीपी, तो हम सब डिस्कस करेंगे आज। जीडीपी जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी जिसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, देन द लास्ट एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, देन फिफ्थ पर्सनल इनकम, देन सिक्स्थ पर्सनल डिस्पोजल इनकम। वन बाय वन करके सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अब हमने जो मेजर्स जो हमने बोले अभी कि हमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को समझने के लिए एक्चुअल में पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स है उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और वो बेसिक टर्म्स आपकी क्या क्या होगी? फर्स्ट आपको समझना होगा डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक वर्ड आपने सुना होगा कई बार। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो क्या है इसका मीनिंग? घरेलू। ठीक है, अब नेशनल इनकम में घरेलू से हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों पड़ रहा है, घरेलू का यूज़ यहाँ पर क्या आया? तो एक्चुअल में क्या होता है, डोमेस्टिक से हमारा जो मतलब होगा मेनली इसमें हम बोलेंगे जियोग्राफिकल एरिया या बाउंड्रीज या पॉलिटिकल एरिया। अब ये जियोग्राफिकल एरिया और पॉलिटिकल बाउंड्री से आपका मतलब क्या है? देखिए, इंडिया का मैप आपने देखा, ठीक है, तो इंडिया जो पूरा है वो तो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में आता ही आता है। ठीक है, अब जहाँ इंडिया का जो कुछ पोर्शन है लाइक इधर का, ये सारा क्या है? पानी से कवर है। तो इस बाउंड्री जो हमारा साउथ का जो पार्ट है उसमें ये जो हमारा जो साथ में समुद्र जो हमारे पड़ रहे हैं, इसमें भी हमें ना कुछ एरिया तक, कुछ एरिया ऐसा है जो कि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में आता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आता है। दैट्स वाई मैंने इसके लिए डोमेस्टिक वर्ड को किससे रिलेट किया है? ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, मतलब आपके जो बाउंड्रीज है उसके आसपास का जो एरिया है जो इंडिया के अंडर में आता है। अंदर में आने से मतलब क्या है कि मतलब अगर भाई ये पर्टिकुलर एरिया आपके इंडिया में आ रहा है तो इससे मतलब क्या है? मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उस पर हम तो टैक्स नहीं लगाएंगे ना, इसलिए हमने इस एरिया को कवर किया। ये आपको बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा समझ लीजिए। डोमेस्टिक से आपका मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल एरिया, घरेलू मतलब कि अपने देश के अंदर अंदर। ठीक है, और उस देश में ये वाली बाउंड्रीज भी आपकी इंक्लूड है। ठीक, अब मैंने बात करी है जीडीपी की, ठीक है ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ एक वर्ड कॉमन प्रोडक्ट आपने देखा है जो हमने अपनी मेजर्स जो लिए, इनमें सब में देखिए प्रोडक्ट सब मेजर्स में आ रहा है आपका। ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पर सिमिलर है सब में। तो प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट? ठीक है, प्रोडक्ट से मतलब होगा यहाँ पर आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब मैंने फाइनल वर्ड्स यूज करा है साथ में, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। फाइनल से मेरा मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। आप समझते हैं? नहीं समझते कोई बात नहीं। गुड्स मीन्स आपका क्या हुआ? सामान। सर्विसेज सेवाएं जो आपका आपके काम करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है ना, लाइक बैंकिंग, रेलवेज, आपके कम्युनिकेशन, ये सब क्या है आपका? सर्विसेज। गुड्स आपका सामान। ठीक है, किसी भी तरीके का सामान हो सकता है इसमें, पेरिशेबल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ये सारे गुड्स इसमें शामिल होंगे। अब फोकस जो यहाँ करना है वो करना है मुझे फाइनल पे, कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से मेरा मतलब क्या है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअल में क्या होता है? फाइनल को जो मेनली हम रिलेट करते हैं उससे करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जो हम गुड्स यूज करते हैं। ठीक है, कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन वर्ड मीन्स अगर हम कोई गुड्स मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो वो गुड्स हम जैसे ही मार्केट से लेकर आते हैं उस गुड्स को हम कंज्यूम कर ले, तो वो जब हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं दैट्स कॉल्ड फाइनल। ठीक है,
और अगर उसको हम रीसेल करें तो वो फाइनल गुड्स ना कहला के क्या कहलाएगा, अगर रीसेल करते हैं अगर हम कोई गुड तो वो आएगा आपका इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, लाइक आप बाहर शॉप से गए, जनरल स्टोर गए आप, वहाँ से आपने एक मिल्क का पैकेट परचेज किया। ठीक है, अब अगर मैं, ठीक है, अगर मैं उसको लेकर आ रही हूँ और घर पे लाकर मैंने उसको या तो डायरेक्ट गर्म करके पी लिया या उसका चाय बनाया और उसको पी लिया, तो मैंने उस मिल्क को क्या किया, डायरेक्ट घर पे लाई और उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो उस केस में वो गुड्स मेरे लिए क्या बन गया, कंजम्पशन। ठीक है, मैं मतलब नेहा, मेरे लिए वो क्या बन गया, कंजम्पशन। ठीक है, तो मेरे लिए ये फाइनल गुड्स है। इसी की बजाय अगर वो गुड कोई मिस्टर मोहन, ठीक है, कोई मिस्टर मोहन है जो अपना एक टी स्टॉल चलाते हैं, क्या चलाते हैं, टी स्टॉल, चाय की शॉप। अब वो भी जनरल स्टोर पे गया और उसने भी मिल्क का पैकेट खरीदा। अब उसने क्या करा, उस मिल्क के पैकेट से चाय बनाया। ठीक है, चाय बनाई, अब उसने वो चाय खुद ना पीकर वो चाय सेल की, बेची ना उसको कंज्यूमर्स को। तो उस केस में जो ये मिल्क है, ये मिल्क क्या काम करेगा यहाँ पर, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा कहलाएगा यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, क्योंकि उस मिल्क को उसने डायरेक्ट मिल्क में ना करके उसको चाय के फॉर्म में सेल तो किया है, उसको रीसेल किया है। ठीक है, तो इस केस में ये इसका फाइनल गुड नहीं होगा। फाइनल गुड से मतलब जब आप डायरेक्ट कंज्यूम करें तो वो कहलाएगा आपका फाइनल गुड्स। ठीक है, तो देखो हमने दो टर्म्स देखी, एक तो डोमेस्टिक जो कि किसको रिलेट करेगा, जियोग्राफिकल एरिया को, दूसरा प्रोडक्ट जो कि क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज भी हम देख लेते हैं। और एक चीज़ और, कंज्यूम किया, आपका इस पर राइट बन गया। ठीक है ना, अब सर्विसेज के केस में क्या, अगर आप फाइनल सर्विसेज से ये मतलब नहीं कि आपने अगर कोई सर्विस ली तो आपका उस पर राइट हो गया, ऐसा भी नहीं। सर्विसेज से मतलब होता है कि वो आपकी हेल्प करती है। ठीक है, जैसे आप बैंक में गए, बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट कराया, जब आप कैश काउंटर पे गए तो वहाँ पर एक पर्सन था जिसने आपसे कैश लिया और उसको डिपॉजिट किया। ठीक है, और उसके बाद आप आ गए, अब आपने वहाँ पर पैसा जमा किया, सब कुछ किया, तो क्या आपका राइट क्या बैंक पर हो गया, आप बैंक आपके हक में आ गया, नहीं ना, वो पर्सन आपका कुछ बना। ठीक है ना, वो एम्प्लॉय बैंक का ये सब कुछ है, लेकिन आपको सर्विस प्रोवाइड की गई ना। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका फाइनल सर्विसेज में। आपने किसी से मोबाइल पर बात की तो वो जो मोबाइल पे जो आपके नेटवर्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, लाइक वोडाफोन या जियो जो भी है, तो वो क्या है, आपके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके काम को, आपको हेल्प कर रहे हैं किसी से बात करने में। तो वोडाफोन की कंपनी तो आपकी नहीं हो गई ना। ठीक, तो समझ में आ गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है आपका। नेक्स्ट आते हैं इस केस में, अब ज्योग्राफिकल एरिया मैंने लिया और मैंने साथ में नेशनल वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। नेशनल से आपको समझ में ही आता होगा नेशनल क्या होता है आपका। नेशनल में हम जो इंक्लूड करते हैं वो इंक्लूड करते हैं हम सिटीजन्स को। मैं अच्छे से प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताऊंगी, अभी सिर्फ हम मोटा मोटा बेसिक टर्म्स को समझ रहे हैं ताकि हमें बार बार में फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसमें यही होती है कि नेशनल और डोमेस्टिक अगर ये अलग अलग है तो क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जीडीपी को अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर एक साल के अंदर, एक साल, ठीक है, 1 ईयर, और ये 1 ईयर कौन सा होगा, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जो कि इंडिया में क्या है हमारे, जो हमारी गवर्नमेंट जो फॉलो करती है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, तो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अंदर एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी जीडीपी। आई होप क्लियर होगा। अब इसी में अगर मैं नेशनल को लेकर आ रही हूँ, अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल को रिलेट कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने देखो वर्ड यूज़ किया है सिटीजन। ठीक है, सिटीजन, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि सिटीजन क्या होते हैं, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं शायद उन्होंने भी लॉ में ये सब पढ़ा होगा कि सिटीजन क्या होते हैं।
देखो हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाना कि सिटीज़न इतने दिन से पहले इस डेट को आए होंगे, ये वो हम मोटी मोटी चीज़ समझते हैं कि सिटीज़न एक्चुअल में होता क्या है। तो आप दो चीज़ ध्यान रखें कि जो जिस देश में पैदा हुआ, ठीक है ना, और जहाँ की उसको उस देश की उसको सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है, मतलब पैदा भी इंडिया में हुआ और इंडिया की ही इसको सिटीजनशिप मिल गई, नागरिकता मिल गई, ठीक है, वो क्या कहला गए आपके सिटीजन। तो अगर इसी से ही रिलेट करूँ, आपका नेशनल के अकॉर्डिंग पूछूँ, तो नेशनल के लिए मैं क्या बोलूँगी कि एक ज्योग्राफी इसके अंदर कि एक देश के अंदर जितने भी जो देश के नागरिक हैं उनके द्वारा एक साल के अंदर, मतलब अकाउंटिंग ईयर के अंदर सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू, अब मैंने वर्ड यूज़ किया मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू से मतलब क्या है आपका, पैसों में जिसकी वैल्यू, पैसों में जिसको काउंट किया जाए। आपने पुराना पढ़ा होगा कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स खरीदे जाते थे, ठीक है ना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती थी बार्टर सिस्टम में कि आप अगर आपको सपोज किसी को 1 लीटर तेल चाहिए और दूसरे वाले के पास गेहूं है, ठीक है, तो चलो अभी तो अगर जैसे एक दूसरे को जो ज़रूरत है, लाइक मुझे तेल चाहिए था और उसको चावल चाहिए था, चावल ही रख लेते हैं या गेहूं जो भी है, ठीक है ना, सपोज मेरे पास नेहा के पास ऑयल है, ठीक है, और राधा के पास वीट है, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं आपसे, सिंपल, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू यूज़ हुए तो मॉनेटरी वैल्यू से मतलब क्या है, सिर्फ इसलिए हम लोग इससे डिस्कस करेंगे। तो इस केस में क्या होता था कि भाई देखो अगर मुझे अभी गेहूँ चाहिए तो मैं राधा से गेहूँ ले लूँगी और राधा को ऑयल चाहिए तो राधा ऑयल मुझसे ले लेगी। लेकिन अगर सपोज मुझे गेहूँ की बजाय, ठीक है, मुझे दाल की ज़रूरत होती, ठीक है, लेकिन राधा को तेल ही चाहिए, तो मैं राधा से तो नहीं कर पाती ना ट्रांजैक्शन, उससे तो एक्सचेंज नहीं हो पाता मेरा। भाई मुझे तो मैं क्या करती, या तो मैं किसी मिस्टर राम से, ये मिस्टर राम है, इसके पास पल्सेस है, तो या तो मैं उसको ये बोलती हूँ भाई तू मुझे दाल दे दे, पर उसे ऑयल नहीं चाहिए। तो इस केस में बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ गई थी वो आ गई थी आपकी डबल को इंसिडेंस की, ठीक है ना, जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थी कि भाई अगर किसी एक को ये ज़रूरत है और दूसरे के पास वो आइटम नहीं है तो फिर कैसे एक्सचेंज करेगा, ठीक। और दूसरी यहाँ पर जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी यूनिट में, ठीक है ना। आपको पता ही है कि यूनिट का कंपैरिजन कैसे करोगे जब यूनिट सेम होगी। भाई या तो केजी हो तो हम डायरेक्ट उसको कंपेयर कर सकते हैं, या लीटर को कंपेयर किया जा सकता है ना। लेकिन अगर मैं केजी और लीटर को कंपेयर करूं तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मॉनेटरी सिस्टम आया। मतलब इससे पहले भी आपके कॉइन्स चले थे जो कि गोल्ड में, सिल्वर में, ब्रास में, इन सब में होते थे, ठीक है। तो वो आपका इतना पार्ट है नहीं, तो सिंपल सा मॉनेटरी वैल्यू जिसको पैसों में मेजर किया जा सके। इससे हमारे जो यूनिट का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। भाई हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई 1 लीटर का इतना कॉस्ट है, 2 किलो का इतना कॉस्ट है, इस तरीके से। तो ये मॉनेटरी वैल्यू इसमें कन्वर्ट, मॉनेटरी वैल्यू से इसमें आप आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 चीज़ पढ़ी, जियोग्राफिकल एरिया, सिटीजन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड मॉनेटरी वैल्यू, और अकाउंटिंग ईयर तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैंने डोमेस्टिक और नेशनल को लिखा है, डोमेस्टिक और नेशनल, अब आप ये बोलोगे कि इसमें हमें पता कैसे चलेगा, मतलब इसका कंपैरिजन किया क्यों गया। भाई यहाँ पर सिटीजन है और यहाँ पर जो देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी लोगों के द्वारा 1 साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी मॉनेटरी वैल्यू आपकी जीडीपी में मतलब आपका डोमेस्टिक में काउंट होगा। और यहाँ पर सिटीजन की एक देश के सारे सिटीजन्स के द्वारा 1 साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर
3 पॉइंट लेते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं नेहा, मैं इंडियन, सपोज मेरी इनकम है 10 करोड़, ठीक है, अच्छी इनकम है, होनी चाहिए सबकी, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं कि कोई बाहर की कंपनी ले ली, लाइक हमने सैमसंग ले ली। सैमसंग आपको पता ही है, साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है ना। तो सैमसंग की कंपनी यहाँ पर है, ठीक है। सपोज इसका बिजनेस है 20 करोड़ ले लेते हैं, ठीक। तीसरा राधा, ठीक है। राधा जो है वो जॉब कहाँ करती है? साउथ कोरिया में। कहाँ करती है? जॉब करती है ये साउथ कोरिया में, लेकिन ये है कौन? इंडियन है, ठीक है। मैं नेहा, मैं भी इंडियन, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। ये क्या करेगी? ये जितना भी अपना प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा अपनी कंट्री में भेजेगी। कहाँ? साउथ कोरिया में। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला था, डोमेस्टिक में क्या है कि अपने देश की बाउंड्री के अंदर। तो देखो, अपने देश की बाउंड्री में इन तीनों में से कौन कौन आया? नेहा आ गई, ठीक है, सैमसंग और राधा। अब इसमें देखो, सैमसंग कहाँ पर काम कर रहा है? साउथ कोरिया की कंपनी जरूर है, लेकिन काम कहाँ कर रही है? इंडिया में कर रही है। तो इसका जो भी प्रॉफिट, ये जिसने जो भी कमाई की होगी, कहाँ की होगी? इंडिया में की होगी। तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आ गई इंडिया के। अब वो बेशक भेजे अपनी कंट्री, वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो उसने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अर्न किया है ना, ठीक है। तीसरा राधा, राधा देखो है इंडियन, लेकिन वो काम कहाँ कर रही है अभी? साउथ कोरिया में। तो क्या ये हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। तो जब मैं डोमेस्टिक में इनकम को कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ कौन कौन आ जाएगा मेरा? मेरी इनकम 10 करोड़ प्लस में जो सैमसंग की है, कितनी? 20 करोड़, तो टोटल 30 करोड़। ये किस में आएगी? मेरी डोमेस्टिक में। अब जो सिटीजन का जो केस बना था, यानी कि नेशनल के लिए आते हैं। अब जब मैं नेशनल में काउंट करूंगी तो नेशनल में क्या बोला गया था कि जितने भी सिटीजन्स है। अब सिटीजन यहाँ कौन कौन है? क्या सैमसंग इंडिया का सिटीजन है? नहीं, ठीक है। तो सिटीजन कौन है यहाँ पर? नेहा है और राधा है। तो यहाँ पर जो मैं कैलकुलेट करूंगी इनकम, वो कौन सी करूंगी? नेहा की इनकम प्लस में राधा की इनकम। अच्छा, राधा की इनकम कितनी ले लेते हैं? सपोज 5 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। इसकी हो गई 5 करोड़, यानी कि 15 करोड़। अब देखो, डोमेस्टिक में हमने बाहर की कंट्री का जितना उसने प्रॉफिट अर्न किया, जितनी भी अर्निंग हुई, उसको भी हमने कैलकुलेट किया, लेकिन हम उससे दिखा क्या रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी अच्छी है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? हमें कमाई कितनी हो रही है हमारे पास? हमारी अर्निंग कितनी है? 15 करोड़ है ना। तो जीडीपी देखा जाए तो कोई बेस्ट मेजर है अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें? नहीं है ना। तो बेस्ट क्या है मेरा? नेशनल है, ठीक है। अब यहीं से हम फॉर्मूला भी बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब मैं डोमेस्टिक और नेशनल में आई तो मैंने यहाँ पर, अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूँ, अगर मैं इसको इससे रिलेट करके देखूँ, तो मैंने इसमें क्या किया होगा कि जो भी मेरा डोमेस्टिक जो टोटल ये आया, उसमें से मैंने राधा की इनकम को क्या किया होगा? ऐड किया होगा। भाई मैं इसका अदर फॉर्मूला अगर मैं बता दूँ नेशनल के लिए, तो मैंने जो टोटल डोमेस्टिक जो बना, कितना बना मेरा? 30 करोड़, ठीक है। इसमें मैं राधा की इनकम को क्या कर दूं? ऐड कर दूं 5 करोड़, और जो सैमसंग की इनकम है उसे मैं क्या कर दूं? माइनस कर दूं 20 करोड़। तो मेरा कितना आ जाएगा वैल्यू? 30 प्लस माइनस माइनस, 20 में से 5 गए, कितने बचे आपके? 15। साइन आपका माइनस का आएगा, 30 में से 15 गया, 15 करोड़, ठीक है। तो ये डायरेक्ट समझने के लिए और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसमें फॉर्मूला, अब देखो हमने इसमें, अब ये जो मेरा ये जो डिफरेंस है ना, इसी को हम कहते हैं NFIA, यानी कि NFIA से हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, कि अगर मेरा जीडीपी मुझे गिवन है और मुझे उससे GNP निकालना हो, तो मैं क्या करूँगी? ये देखो, मेरा D और N की बात हो रही है ना। तो अगर मेरे को डोमेस्टिक गिवन है
ठीक है, ये क्या है मेरा, ये गिवन है और मुझे नेशनल फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी इसमें, सिंपल सा NFI को ऐड कर दूंगी। ठीक है, और ऐड करने का तरीका हमने बता ही दिया। ओके, तो ये क्या है आपका 2000 की कटौती। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका स्टार्टिंग में जो भी प्राइस रहा वो करंट में आते आते कुछ वैल्यू कम कर गया आपकी। ठीक है, तो वो जो वैल्यू का कम होना, वैल्यू का कम होना, ये कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, सैलरी का एग्जांपल आपको करंट के लिए समझाने के लिए था। नॉर्मली डेप्रिसिएशन आपका एसेट्स यानी कि जो भी आपकी मशीनरी, फिक्स एसेट्स वगैरह जो होते हैं, जो प्रोडक्शन में मशीनरी प्लांट्स ये जो यूज़ करते हो आप, तो ये एक टाइम के बाद क्या करता है, अपनी एक वैल्यू कम कर देता है। लाइक जैसे 10 लाख की आपने कोई कार खरीदी होगी। ठीक है, जब मतलब उसको परचेज किया तो उसकी कॉस्ट थी 10 लाख। सपोज आपने 6 महीने बाद, 6 मंथ के बाद इस कार को सोल्ड कर दिया और वो सोल्ड करने पे आपको मिले 7 लाख। ऐसा तो होता नहीं है ना कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा हो सेम उसी प्राइस पर आप उसको रीसेल कर दो, कुछ प्राइस तो उसका कम होता है ना। तो ये जो कम हुआ, जो ये प्राइस, ये जो 3 लाख रुपए कम हुआ, तो क्या हुआ, एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर इसने क्या करा, इस पर्टिकुलर कार ने या गुड ने क्या करा, अपनी वैल्यू को कम कर दिया। वही क्या कहलाई आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस किससे मिलता है आपको, डेप्रिसिएशन से। ठीक है, जिसको हम हिंदी में मूल्य ह्रास कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूले में सबको एक साथ करके बताऊंगी, अभी बस आप मोटा मोटा समझ लीजिए। अगर इसको अच्छा आपको अगर फॉर्मूला बेस अगर इसे भी आपको लिखना हो कि ग्रॉस और नेट का कैसे पता चल रहा है, तो हमने अभी यहाँ सिंपल देखा कि जो नेट होगा वो इक्वल होगा किसके, ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। ओके, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो क्या मिल गया, नेट मिल गया। दूसरा फॉर्मूला बनाना पड़े कि अगर ग्रॉस चाहिए तो क्या कर दोगे, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो सिंपल क्या होगा, ग्रॉस में से नेट माइनस कर दोगे तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ओके, अब आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। ठीक है, फैक्टर प्राइस को हम पहले समझ लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इकोनॉमी में जब इनकम को काउंट करते हैं ना, तो उसके लिए हम 4 मेजर फैक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, 4 मेजर फैक्टर्स है, उसी के बिहाफ पर हम इनकम फाइंड करते हैं। तो हमारे वो फैक्टर है कौन कौन से, लैंड। ठीक है, सेकंड है आपका लेबर, थर्ड है आपका कैपिटल एंड लास्ट है आपका एंटरप्रेन्योर। ओके, उद्यमी जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, ये तो फैक्टर है, इन फैक्टर से इनकम कैसे अर्न हुई, लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट। अगर हम किसी को लैंड देंगे तो उस पर क्या होगा, रेंट होगा। हम अपना एग्जिस्टिंग जो घर होता है अगर उसमें हम रह रहे हैं, अगर हम उसकी मतलब हमारा पुराना घर है, हम जहाँ शुरू से रहते आ रहे हैं, उसमें मेरा क्या उसका क्या रेंट बन रहा है। अगर मेरा ये अपना खुद का घर ना होकर अगर सपोज मैं रेंट के घर में रहती, ठीक है ना, मैं किसी और के घर में रहती, तो वहाँ मुझे कुछ रेंट देना पड़ता। तो ऑटोमेटिकली जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी हम एक अज्यूम करके चलते हैं ना कि भाई अगर ये मेरा घर ना होकर अगर मैं किसी दूसरे घर में रहता तो मुझे रेंट देना पड़ता। दूसरा लेबर को किस तरीके से इनकम मिलती है भाई, या तो उसको वेज मिलेगा या उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है ना। कैपिटल मतलब इन्वेस्टर्स जो पैसा डालते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो क्या होता है वो कैपिटल ही होती है ना। तो इन्वेस्टर की इनकम क्या होगी भाई, अगर कहीं पे पैसा वो एक साथ जमा कर रहा है, ठीक है ना, या कोई बॉन्ड शेयर किसी में भी, तो उसका क्या इनकम है, उसका इनकम होगा इंटरेस्ट। फाइन। और एंटरप्रेन्योर
भाई कोई भी इंसान अगर काम शुरू कर रहा है, काम करवा रहा है, तो वो किस लिए करवाता है? प्रॉफिट के लिए। तो ये जो फैक्टर्स है, उन फैक्टर से जो इनकम जनरेट हुई, ये जो चार आपकी रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही क्या होता है? आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। ओके, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम। ओके, फैक्टर इनकम, ठीक है। अब फैक्टर इनकम से मुझे देखो मार्केट प्राइस को देखना है, तो फैक्टर, भाई ये कॉस्ट तो आ गई। अब देखो इस इनकम, ये जो इनकम जनरेट हुई, इसमें क्या हुआ कि सपोज कुछ टैक्सेस वगैरह लगे, ठीक है, कुछ टैक्स वगैरह लगेंगे, तो टैक्स वगैरह लगने के बाद ये जो फैक्टर इनकम होगी, ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर सपोज गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज दे दी, सब्सिडीज होती है ना, जैसे सपोज आपने स्कीम आई थी एलपीजी पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, कि आप जो भी सिलेंडर का जो कॉस्ट है वो आप उस प्राइस में परचेज कीजिए और सरकार आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है ना, डायरेक्ट बेनिफिट। तो वो सब क्या है? सब्सिडीज़ है। तो सब्सिडीज़ आने से क्या होगी? ये जो इनकम होगी ये कम हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। मतलब जो आपकी जो भी फैक्टर इनकम आई, ठीक है ना, आपकी जो भी फैक्टर इनकम हुई है, ठीक है, इस फैक्टर इनकम में आपने क्या करा? जो भी टैक्स लगा, टैक्स लगने से ये बढ़ जाएगा, और जो भी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ दी होगी, सब्सिडीज़ को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ये कुछ इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी क्या हुआ? आपका टोटल मिला के क्या बना? आपका मार्केट प्राइस। क्योंकि मार्केट में तो क्या होगा? ये टोटल ही आएगा ना। भाई सपोज आपने ये सारे फैक्टर्स को यूज़ करके कोई कार बना दी, ठीक है, ये जो 10 लाख की जो कार है, सपोज ये सारे क्योंकि सारे फैक्टर्स को यूज़ करके ही बनी होगी, ठीक है ना। अब ये 10 लाख की कार है, इसमें सपोज टैक्स वगैरह दिया गया, तो सपोज ये 11 लाख की बन गई। फिर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडीज़ दे दी कि भाई अगर आप खरीदते हो तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो सपोज 50,000 का उन्होंने इस पर सब्सिडीज़ दे दी, ठीक है। तो 10 लाख की कार थी, ठीक है, 10 लाख की कार थी, उस पर 1 लाख का टैक्स था और 50,000 का उस पर सब्सिडीज़ दे दी। तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी आपकी? भाई 1 लाख में से 50 ये गए 50,000, तो इसकी जो मार्केट प्राइस हुई वो कितनी हो गई होगी? 10,50,000, मतलब 10.5 लाख, 10.5 लाख रुपए की आपको ये कार पड़ेगी। तो ये क्या है? इसका मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में क्या चीज़ ने डिफरेंस लिया? आपका टैक्सेस और सब्सिडीज़, टैक्सेस और सब्सिडीज़। तो ये टैक्सेस कौन से हैं? ये टैक्सेस है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ठीक है, जिसे हम एक टर्म देते हैं NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो फैक्टर और मार्केट प्राइस में अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? मेरा NIT, ठीक है। अब हमने डोमेस्टिक टू नेशनल भी कर लिया, हमने ग्रॉस और नेट भी कर लिया, और हमने मार्केट प्राइस टू फैक्टर प्राइस भी कर लिया, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फॉर्मूला, अब देखिए, सपोज आपको जीडीपी गिवन है, ठीक है, जीडीपी का भी बताऊंगी कि जीडीपी अगर गिवन ना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जीडीपी आपको गिवन है, अब आपको इससे क्या क्या निकालना है? जीएनपी फाइंड करना है, एनडीपी फाइंड करना है, एनएनपी फाइंड करना है, एनएनपी, एफसी फाइंड करना है। सपोज ये सब मैं एमपी पे ले लेती हूँ, ठीक है, ये सब हम अभी एमपी पे ले लेते हैं, ओके। अब जीडीपी मुझे गिवन है तो मैं सिंपल सा करती जाऊँगी, मैं जो मुझे फाइंड करना है उसको हम रख लेंगे अपने लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। तो हमने लिया GNP MP, ठीक है, और जो गिवन है उसको रखा हमने राइट साइड पे जीडीपी। अब देखो यहाँ G और G सेम है तो कोई डिफरेंस तो चाहिए ही नहीं, P और P तो सब में ही सेम होगा प्रोडक्ट, ठीक है, और ये जीडीपी आपका क्या है? MP पे ही है, ठीक।
अब MP और MP भी सेम है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है मेरा, D और N, और ये D और N क्या है मेरा, ये D क्या था मेरा डोमेस्टिक, और ये क्या था मेरा नेशनल, ठीक है। और डोमेस्टिक और नेशनल में किस चीज़ का डिफरेंस था मेरा, NFIA, ठीक है, जिसे हम बहुत डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। तो NFIA क्या करना था मुझे, इसमें ऐड कर देना था, ठीक है। NFIA क्या था मेरा, कि जो भी रेजिडेंट मेरा इंडिया से बाहर होगा उसकी इनकम को हम ऐड कर देंगे, और जो भी नॉन रेजिडेंट मेरा इंडिया में होगा उसकी इनकम को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो मेरा NFI आ जाएगा। क्लियर। अब ऐसे हम NDP को ले लेते हैं, NDP MP, GDP को ही हम बेस रख के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पे DP MP ये सेम है, यहाँ डिफरेंस किसका आया आपका, नेट और ग्रॉस का, और नेट और ग्रॉस के लिए हमने क्या डिफरेंस देखा था, डेप्रीशिएशन, ठीक है, डेप्रीशिएशन। नेट चाहिए तो ग्रॉस में से क्या कर रहे थे हम, डेप्रीशिएशन को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही NNP MP हमने रखा, GDP MP, देखो PM और ये PM, ये तो सेम है, डिफरेंस कौन कौन सा आया देखो, एक तो N और G, तो यहाँ नेट और ग्रॉस, तो उसके लिए कौन है मेरे पास, डेप्रीशिएशन, और नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक इसके लिए क्या है मेरा, NFIA, क्या कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट मेरा NNPFC, इसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। तो अगर मैं नेशनल इनकम को अगर डिफाइन भी करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि नेशनल इनकम से मेरा मतलब क्या है कि एक देश के अंदर उसके नागरिकों के द्वारा एक साल के अंदर अंदर उसके जितने भी फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, उससे होने वाली इनकम कौन सी कहलाएगी आपकी, नेशनल इनकम, और कौन से प्रोडक्ट पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NNPFC आपने रखा, GDP को ही बेस रखेंगे, GDP MP, ठीक, वही नेट से ग्रॉस गए डेप्रिशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक गए NFIA ऐड कर दिया आपने, और PP तो सेम ही है, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस था मेरा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या होगा इसके अंदर, ऐड होगा कि माइनस, क्योंकि MP दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यही आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। आई होप आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करने में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब GDP, ये हम मेथड्स जब पढ़ेंगे ना, जो हमारे 3 मेथड्स हैं उसमें ये GDP क्लियर भी हो जाएगा, अगर नहीं भी होता तो अभी हम बिल्कुल मोटा मोटा पढ़ते हैं कि GDP है क्या, भाई जो भी हमने देश के लोगों द्वारा जितना भी कंजम्पशन किया गया वो, प्लस में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई, प्लस जितना भी गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, और जितना भी आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, मतलब जितना भी हमने देश में जितना एक्सपोर्ट किया उसमें से आप माइनस कर दोगे जितना हमने इंपोर्ट किया, ये सब क्या कहलाता है आपका, GDP, ठीक है। तो आई होप आपको मेजर्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेशनल इनकम आप इजीली काउंट कर सकते हो, ठीक है। या तो आपको GDP गिवन होगा और आप इसमें से इसके जितने भी एग्रीगेट्स है, देखिए टोटल एग्रीगेट्स इसके बनते हैं 8, नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स बनते हैं, मतलब NNP MP बोला, NNP FC बोल दिया, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर। अब आते हैं छोटा सा टॉपिक है पर्सनल इनकम, डिस्कस करते हैं आगे। पर्सनल इनकम नॉर्मली अगर हम सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो पर्सनल इनकम मतलब एक देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सबकी इनकम का सम क्या कहलाएगा, आपका पर्सनल इनकम। अब इसमें कोई कटौती वगैरह कुछ नहीं की गई है, बस ये आप ये मानो कि इंडिविजुअल्स के हाथ में जितना सैलरी है सब कुछ जो आ गया ना वो टोटल है, तो वो क्या कहलाया आपका
पर्सनल इनकम। ये है इसका सिंपल लैंग्वेज। अगर मुझे इसको फॉर्मूले के बेस पर अगर समझना हो तो हम सिंपल सा कैसे समझेंगे, इसमें को हम रिलेट करते हैं नेशनल इनकम से, ठीक है ना। तो इसमें ऐड होगा आपका नेशनल इनकम, ठीक है। मतलब हमने जैसे नेशनल इनकम फाइंड कर लिया, उसके बाद हम पर्सनल और पर्सनल डिस्पोजल इनकम पर जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल इनकम, इसमें से आप माइनस कर दीजिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा प्रॉफिट जो कि बांटा ना जाए, ठीक है। तो क्या होता है, फर्म या बिजनेस क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रख लेती है ताकि फ्यूचर में वो उन्हें अगर कुछ लॉस हो या कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो वहाँ पर ये अपना प्रॉफिट यूज़ कर सकती है, ठीक है। ये प्रॉफिट मतलब शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ये प्रॉफिट रखा जाता है कंपनी या फर्म के थ्रू, ओके। नेक्स्ट आप इसमें से माइनस कर दीजिए नेट इंटरेस्ट नीड बाय हाउस होल्ड्स, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डाल दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, ये कैसा इंटरेस्ट आपने पेमेंट में डाला गया हाउस होल्ड के थ्रू? जैसे हाउस होल्ड्स वगैरह एडवांस लोन वगैरह ले लेते हैं तो उस पर क्या होता है, पे करना होता है ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह, तो वो सब क्या है, ये सब भी आप क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से माइनस कर देंगे, ठीक है, पर्सनल इनकम काउंट करने के लिए। इसमें से आपके कॉरपोरेट टैक्सेस, ठीक है, कंपनीज के जो कॉरपोरेट टैक्सेस है वो हम माइनस कर देंगे इसमें से, और इसमें प्लस क्या करेंगे आप, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, रिसीव्ड टू हाउस होल्ड्स फ्रॉम गवर्नमेंट और फर्म्स, ठीक है। पर्सनल इनकम अगर मैं नेशनल इनकम से अगर मैं काउंट करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसमें से आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर दूंगी, जो भी नेट इंटरेस्ट पेमेंट की गई हाउस होल्ड के थ्रू वो माइनस हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आप माइनस कर देंगे, और ट्रांसफ़र पेमेंट हाउस होल्ड्स को जो रिसीव हुई है किससे, गवर्नमेंट या फर्म के थ्रू, उसे हम ऐड कर देंगे। अब ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट या इनकम, ठीक है ना, ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम, एक्चुअल में ये ऐसी इनकम होती है जो मेहनत करके नहीं कमाई जाती, सबसे सिंपल, ठीक है। इसमें मेहनत कुछ नहीं होती, इसमें लाइक आपको गिफ्ट मिल गया, ठीक है, स्कॉलरशिप आ गई, स्कॉलरशिप, ठीक है, पेंशन, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, तो गवर्नमेंट के थ्रू या फर्म के थ्रू क्या हो रही है, आपको मिल रही है, तो ये सब क्या होती है आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट, तो वो हम किस में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इनसे मुझे क्या मिलेगा, पर्सनल इनकम, ओके। अब पर्सनल डिस्पोजल इनकम, सिंपल पर्सनल डिस्पोजल इनकम, जो आपके हाथ में जो पैसा आ गया अब आप उसको खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो खर्च कर सकते हैं मतलब अब ये टोटल इनकम आ गई आपकी पर्सनल इनकम, ठीक है। इसमें से आप क्या कीजिए, जो भी आपके टैक्सेस वगैरह होंगे, ठीक है, टैक्सेस में कौन से टैक्सेस, आप टैक्सेस ले लो इसके अंदर, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस जो आपके सैलरीज पे जो लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस आपने इसमें माइनस करें। दूसरा इसमें आप माइनस कीजिए नॉन टैक्सेस मतलब नॉर्मली कुछ फाइन वगैरह जो लग जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स पेमेंट लिख लीजिए, इसमें टैक्सेस लिख सकते हो आप, डायरेक्ट टैक्स पेमेंट। तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या हो गई आपकी, आपने अपनी पर्सनल जो टोटल इनकम आई थी, क्योंकि देखो इसमें तो ये सब कुछ ऐड है, ठीक है, उसमें से आपने क्या करा, जो भी टैक्स पे किया गया वो माइनस कर दिया, और कुछ फाइन वगैरह कुछ लगा होगा, ठीक है, वो सब आपने इसमें से माइनस किया, तो आपके हाथ में क्या आ गई, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ठीक है। यही होती है जो
आपको जो सैलरी आपके हाथ में आ रही थी ना, जब हमने नेट की, जब मैं बात करी थी शुरुआत में कि आपको 13,000 रुपये सैलरी आपके हाथ में आ गई, सब कटौतियाँ कर आके, वही आप एक तरीके से पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजल इनकम ले सकते हैं, कि जिसको अब आप रेडी है स्पेंड करने के लिए, रेडी टू स्पेंड। ठीक है, तो अब नेशनल इनकम के जो मेजर्स है वो हमने इसमें सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनपीएफसी, पर्सनल और पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ये हमने काउंट कर लिया। ये क्या थे हमारे मेजर्स। ठीक है, कि नेशनल इनकम को मेजर्स कैसे किया जाता है। ओके, शुरू करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स पर। ठीक है, मेथड्स, तो इसके 3 मेथड्स है। ठीक है, 3 मेथड्स कौन कौन से आपके, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड, या आप इसे आउटपुट मेथड, या प्रोडक्ट मेथड, या आप इसे ग्रॉस वैल्यू एडिड, जिसे हम, आपने बहुत जगह टर्म देखी होगी जीएवी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये इसका मेथड ही है, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड कहते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड करते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है आपका इनकम मेथड, और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन मेथड। ओके, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं इनकम मेथड। इजी इसलिए क्योंकि हम इसे ऑलरेडी मेजर्स में देख चुके हैं। देखिए, इनकम मेथड से क्या मतलब है कि आपके जो भी फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स से जो आपको इनकम अर्न हुई, हमने निकाला था ना अभी, फैक्टर्स क्या क्या थे मेरे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, से क्या इनकम हो रही थी मेरी, लैंड से क्या मिला मुझे, रेंट, लेबर से वेज या सैलरी, कैपिटल से को क्या मिला, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या मेथड है ये, इनकम मेथड। तो आपने जब इसको पूरे सबको ऐड किया तो ये क्या बना आपका, जीडीपी। क्या बना आपका, जीडीपी। आपने ये जितने भी सारे फैक्टर्स थे, उन सारे फैक्टर्स से आपने जो भी इनकम जो बनी, आप क्या कहलाई आपकी, जीडीपी। किस मेथड में, इनकम मेथड में, कि सारे फैक्टर्स से जो इनकम अर्न हुई उन सबका टोटल क्या कहलाया आपका, जीडीपी। ओके, बहुत इजी था, कुछ भी टफ नहीं है, इनकम मेथड बहुत इजी मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड या कंजम्पशन मेथड, कंजम्पशन मेथड। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये इनकम मेथड इजीली समझ में आया होगा कि आपने क्या करा, जितने भी फैक्टर्स थे उनसे कितनी इनकम अर्न हुई, ये सब क्या हो गया आपका, जीडीपी। अच्छा, ये जीडीपी है कौन सा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि फैक्टर और मार्केट कॉस्ट आप कैसे निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और आपको अगर जीडीपी और एमपी पे जाना हो तो फिर आप क्या कर लेंगे, इसके अंदर से वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को, डायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड कर देंगे और सब्सिडीज़ को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी। आप समझ में आया कि जीडीपी कैसे काउंट हो जाती है, या तो आपको डायरेक्ट दे देगा, नहीं तो आपको इस तरीके से मेथड्स होंगे, उसमें आपको ऐड करके और आपको जीडीपी एमपी फाइंड करना होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसे हम लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन
मेथड। ओके, इसमें समझने के लिए आपके पास 4 चीज़ें हैं। ठीक है, हमने जो स्टार्टिंग में जीडीपी में जब बात नहीं की थी कि इसमें क्या क्या होता है आपका जीडीपी में, कंजम्पशन। अच्छा, इसमें कंजम्पशन कौन सी, प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल्स के थ्रू जो कंजम्पशन की जा रही है वो। इन्वेस्टमेंट्स, इंडिविजुअल्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। प्लस गवर्नमेंट की जितनी भी स्पेंडिंग्स है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स मतलब वही सब्सिडीज़ होगी या कुछ फंड्स वगैरह, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सैलरीज वगैरह देना एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ये सब क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आ गया। प्लस आपका जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट, और जो भी आपने इंपोर्ट किया उसका डिफरेंस। ठीक है, तो इन्हीं सब से क्या मिल जाएगा मुझे, जीडीपी। ठीक है, क्या मिल जाएगा, जीडीपी। कौन सा जीडीपी, वही फैक्टर कॉस्ट वाले। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा पहले समझते हैं, क्योंकि कुछ टर्म आपने अगर जीडीपी जब पढ़ा होगा, क्योंकि जीडीपी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म आ जाता है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रियल जीडीपी क्या होता है ना, नॉमिनल जीडीपी, अलग अलग टॉपिक ना बना के इसी में सारा कर लेते हैं। ठीक है ना, और जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है ना, जीडीपी डिफ्लेटर, ये 3 टर्म आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसको एक इजी से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने कोई बेस ईयर मान लिया, लाइक 2016 ले लेते हैं या 15, जो भी हमने कोई 2016 में सपोज कोई कार थी, कोई भी कार ले लीजिए, छोटी मोटी, नैनो ले लेते हैं, नैनो कार थी। नैनो कार का कॉस्ट लाइक था 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपीज़। अब क्या करा, उसका प्रोडक्शन किया गया, 3 कार बनाई गई। ठीक है, नंबर्स ऑफ कार कितनी बनाई गई, 3। ठीक है, तो मतलब टोटल इनकम कितनी हो गई, 1 लाख इंटू 3 यानी कि 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। अब सोचो, अभी करंट में अगर मैं लेके चलती हूँ, करंट में सपोज 2020 में, अब यही जो नैनो कार है, इस नैनो कार की जो कॉस्ट है वो सपोज हो जाती है आपकी 1.5 लाख ले लेते हैं या 2 लाख, 1.5 लाख ले लेते हैं, चलो ज़्यादा नहीं बढ़ाते, 1.5 लाख हो गई। ठीक है, और इसमें इसका जो प्रोडक्शन किया गया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ कार जो प्रोड्यूस की गई, लाइक 2 ही है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1.2 इंटू 1.2 लाख इंटू 2, कितना हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है, अब देखो 2016 में 1 लाख रुपए कॉस्ट थी, 3 गाड़ी बनाई गई, 3 लाख की थी इनकम, उस टाइम भी 3 लाख की, अभी भी 3 लाख की, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आया कि प्रोडक्शन कम हुई है। ठीक है ना, तो ये जो आपका जो मेन, ये जो 3 लाख रुपए जो आया है, ठीक है, ये जो आपका 3 लाख रुपए जो आया, अब कॉस्ट तो सेम ही आई। ठीक है ना भाई, इनकम तो 3 लाख ही 3 लाख हुई, लेकिन देखो यहाँ पर प्रोडक्शन सिर्फ 2 ही कारों का हुआ। ठीक है, ये जो 3 लाख है यही क्या कहलाता है आपका, नॉमिनल जीडीपी। क्या कहलाएगा, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं, आपसे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, टर्म है बस कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो उसके लिए हमें ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को थोड़ा सा जानना है। ठीक है, अब आते हैं रियल। रियल से कैसे मतलब है, सपोज अगर मैं 2020 में मैं ये मान लूँ, मैं इसके प्राइस को एडजस्ट करती हूँ। ठीक है भाई, कंपेयर तो तभी हो सकता है ना जब सेम हो, भाई कॉस्ट सेम हो तो कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। तो सपोज मैं इसका 1 लाख ही कॉस्ट ले लेती हूँ, तो इस टाइम पे जो इनकम हुई कितनी बनी, 2 लाख। तो अब मैं इजीली कंपेयर कर पाऊंगी कि 1 लाख का नुकसान है ना। तो ये जो मैंने एडजस्ट करने के बाद जो मेरा इनकम बना, ये क्या कहलाता है आपका, रियल जीडीपी। मतलब वही सेम कॉस्ट है, जब आप एडजस्ट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका रियल, और जब आप न्यू
पर ही जो आपका जो करंट रेट है उस पर जब आप फाइंड करते हो तो वो होता है आपका नॉमिनल। ठीक है, यहीं से जो टर्म है डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर आप कैसे काउंट करेंगे? सिंपल, आप क्या करना, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। जो भी आपका नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ नॉमिनल जीडीपी कितना है? 3 लाख, रियल कितना है? 2 लाख, और इसको डिवाइड करा आपने, कितना आ जाएगा ये? 150, मतलब यही क्या कहलाया आपका? जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टर्म्स थी छोटी छोटी, उसको आपको ध्यान रखना है। ओके, मेन फोकस करते हैं अब हम इन 4 टर्म पे कि कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन क्या है आपकी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस वैसे कर चुके हैं जीडीपी में, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। ठीक है ना, अभी आप ऊपर देखेंगे तो कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन में देखो क्या हुआ, कंजम्पशन प्राइवेट से मतलब इंडिविजुअल्स की जो कंजम्पशन है। ठीक है ना, अब वही इसके अंदर जो भी हमने फाइनल गुड्स जो कंज्यूम किए, ठीक है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम की वो इसमें ऐड होगी। ठीक है ना, भाई इंटरमीडिएट को आप नहीं लोगे। दूसरा, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग हाउस है, ठीक है ना, जहाँ आप रह रहे हो। अब मैंने आपसे पिछले अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया था कि अगर ये मान के चलो कि अगर आप किसी के दूसरे के घर में रहते तो आपको उसके लिए कुछ रेंट पे करना होता। ठीक है ना, तो वो अब एग्जिस्टिंग हाउस में आप कुछ तो मान के चलेंगे ना कि भाई मुझे इतना रेंट, अगर ये मेरा घर ना हो के मुझे कहीं किराए पे रहना होता तो मुझे कुछ पे करना होता। तो ये सब भी क्या है आपका एग्जिस्टिंग हाउस, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन में आपका जो एग्जिस्टिंग हाउस होता है उसका रेंट आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, अब अगर सपोज मैंने यहाँ पर कोई न्यू हाउस परचेज कर लिया, न्यू हाउस परचेज किया, तो क्या ये न्यू हाउस जो मैंने परचेज किया है क्या ये मेरे प्राइवेट कंजम्पशन में आएगा? नहीं, ये किस में आ जाएगा मेरा? ये आएगा मेरा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ये मेरी एक्स्ट्रा हुई ना। तो ये किस में आएगा मेरा? इन्वेस्टमेंट में। कोई भी मैंने न्यू हाउस परचेज किया वो क्या हुआ मेरा? इन्वेस्टमेंट। दूसरा, लाइक आपने जो नैनो कार जो बनाया, तो नैनो कार बनाते समय जो भी इंटरमीडिएट्स जो गुड्स जो यूज़ हुए वो सब भी किस में ऐड हो जाएंगे? आपके इन्वेस्टमेंट में यूज़ होंगे। और कुछ सपोज कुछ लेफ्ट ओवर बचा, ठीक है ना, लेफ्ट ओवर कार ले लेते हैं, चलो कार का ही लेते हैं। भाई क्या हुआ, हमने रतन टाटा ने कार तो बना दिया, ठीक है, अब सपोज वो सोल्ड नहीं हुई लेकिन कार तो बन गई, तो कार जो बनी उसकी कॉस्ट तो अब हम जीडीपी में काउंट करेंगे ही ना कि भाई कार तो बन चुकी है। अब वो बिकी नहीं वो हम बाद में देखेंगे, भाई बिक जाएगी, भाई अभी अगर ये सोल्ड हो गई तो सोल्ड होने पे खरीदी होगी तब तो ये यहाँ पर आ जाएगी प्राइवेट कंजम्पशन में। लेकिन जब तक वो बिकी नहीं है, लेकिन हम उसकी कॉस्ट तो मान लेंगे ना भाई कि जितनी भी इसकी कॉस्ट रखी गई है 1 लाख, तो ये अभी किस में आएगा? आपका इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, और कोई शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह जो परचेज किए गए होंगे ये सब भी किस में आ जाएंगे? आपके इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, भाई गवर्नमेंट ने जो खर्चे किए, गवर्नमेंट के खर्चे, अब जो गवर्नमेंट सैलरी देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भाई करते तो वो सब क्या है। नेक्स्ट लेते हैं हम आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या कि भाई गवर्नमेंट ने क्या खर्चा किया। अब गवर्नमेंट देखो सैलरी जो दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना, ये भी सरकार का खर्चा है। ठीक है ना, भाई एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी दिया ना गवर्नमेंट ने, तो ये गवर्नमेंट के खर्चे हो गए। और लाइक आपने गवर्नमेंट ने आपको फूड कूपन्स और लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो से आपको एलपीजी में मिली थी, ये जो सब सुविधाएं जो दे रही हैं ये भी सब भी क्या है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स ही है ना। तो ये सब किस में आएगा आपका? ये सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में आप ऐड कर देंगे। अब अगर मैं अगर कोई इंडिविजुअल इस गवर्नमेंट ये जो फूड कूपन जो मिला है अगर उस फूड कूपन से कुछ खरीदता है, तो अगर वो उसने खरीदा और उसको फिर कंज्यूम किया तो फिर वो वापस किस में चला जाएगा? आपके
प्राइवेट कंजम्पशन में भी अगर इस फूड जब इस फूड का कूपन को यूज़ करके वो सामान कंज्यूम करेगा तब तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और उससे पहले जब तक इसने कंज्यूम नहीं किया तब तक तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ही रहेगा कि भाई गवर्नमेंट ने तो दे रखा है अपना, ठीक है। तो ये खर्चा इसमें आ जाएगा। ओके, लास्ट आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम अभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। अभी हमने सारा बताया कि लाइक जैसे हमने राधा और मेरी सैलरी की जो बात की थी कि लाइक मेरी जो सैलरी है, मैं इंडियन होकर अपने बाउंड्री में जो सैलरी कमा रही हूँ, ठीक है ना, वो मेरे यहाँ पर ऐड होगी क्योंकि मैं सिटीज़न हूँ यहाँ की। ऐसे ही जो सैमसंग कंपनी थी, सैमसंग क्या है, बाहर की कंपनी थी, लेकिन वो यहाँ पर कमा रही थी, लेकिन अपना पूरा का पूरा बेनिफिट कहाँ दे रही थी, साउथ कोरिया में दे रही थी, तो उसे हम माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कोई बहुत ज़्यादा वाइड टर्म नहीं है, सिंपल सा आपको पता ही है कि आप अगर अपने देश से अगर सामान दूसरे देश में भी आप भेजते हो तो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट भाई अपने देश, लाइक मैंने इंडिया से सामान भेजा, कहाँ पे, कहाँ भेज रहे हो बताओ, चाइना, ठीक है। तो ये क्या कहलाया आपका, एक्सपोर्ट। और अगर मैंने इंपोर्ट में क्या हुआ कि अगर मैंने चाइना से सामान मंगाया इंडिया में, ठीक है, तो वो क्या कहलाया, मेरा इंपोर्ट, ठीक है। इसी का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा आपका, सबसे टोटल जीडीपी, ठीक है, किसमें, कंजम्पशन मेथड में। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लास्ट मेथड हम लेते हैं आपका थर्ड से, हम वैल्यू, इसके जो नेम्स है वो आप प्लीज़ याद कर लेना सारे, क्योंकि कई बार अलग अलग पूछ लेता है कि भाई वैल्यू एडिट मेथड को क्या क्या बोलते हैं। तो हमने इसके नेम्स पढ़ लिए अभी सारे। इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिट भी बोलते हैं, है ना, और प्रोडक्शन मेथड भी है इसका नाम, दूसरा मेथड, ठीक है। तीसरा इसे हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। ये सारे नाम आप याद कर लेना। और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब इसमें वैल्यू एडिड में है क्या, ठीक है। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल अगर हम समझे, वैसे हमने अभी किया था, अभी हमने ऊपर ही हमने जब पढ़ा कि लाइक हमने कंजम्पशन पर लिया था, जब हमने फाइनल गुड्स की बात करी थी ना, तो यहीं पे टर्म आपकी यूज़ होती है फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए खाली हम गुड्स को लेके नहीं चलते हैं, सर्विसेज को साथ में लेके चलते हैं, इसलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें से आप क्या कर देते हैं, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, जो भी आपके बीच में जो कॉस्ट आई होती है, उसको आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट जो गुड्स है, ठीक है, उसको आप माइनस कर देते हैं, तो आपको वैल्यू एडिड मेथड मिल जाता है। कैसे, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, कार का ही ले लेते हैं, ठीक है ना। सपोज कार बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमने खुदाई करी, ठीक है ना, ठीक है, हमने डिगिंग की, उस वहाँ से हमें क्या मिला, आयरन ओर मिल गया, ठीक है ना। भाई कार बनाने के लिए आयरन तो चाहिए, तो सपोज हमने खोदा, वहाँ से हमें आयरन ओर मिल गया। अब इस आयरन ओर को आगे ट्रांसफ़र किया गया होगा, ठीक है, वहाँ पर इससे सपोज आयरन प्लेट्स तैयार की गई होगी, ठीक है ना, आयरन प्लेट्स तैयार की गई होगी। फिर ये फर्दर आगे गया कंपनी में, जहाँ इन प्लेट्स का यूज़ करके कार बनाया गया होगा। ओके, तो कार बनाने से पहले ये जो कॉस्ट है, क्योंकि देखो जब कार बनाई गई होगी तो उस कार में आपकी आयरन ओर की भी कीमत इंक्लूड होगी, आयरन प्लेट्स की भी इंक्लूड होगी, इसके अंदर जो भी आपके फैक्टर्स जो यूज़ किए गए, तो हमने बताया कि जो भी काम होगा वो सारे के सारे फैक्टर्स को यूज़ करके ही होगा, ठीक है। और वो सारे फैक्टर्स आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इन सब को यूज़ करके ही इसकी कॉस्ट बनाई गई होगी, ठीक है।
अब आयरन ओर से पहले तो कुछ इंटरमीडिएट नहीं हुआ था, लेकिन आयरन ओर निकालने के बाद सपोज इसकी जो कॉस्ट बनी वो सपोज 1 लाख है आपकी, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर जब आपने दूसरी कंपनी में भेजा जहाँ पर आयरन प्लेट्स तैयार की जाती है, सपोज वहाँ पे जाके इसके अंदर 4 लाख का खर्चा आ गया, तो 4 लाख तो यही हो गया और ये 1 लाख इसका ये वाला, तो टोटल सपोज यहाँ पर इसकी 5 लाख की कॉस्ट पड़ गई। भाई 1 लाख का इसने इसको खरीदा भी होगा और 4 लाख की इसके ऊपर इसका खर्चा आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटल 5 लाख यहाँ हो गया। जब यहाँ गया कार बनाने के लिए, तो ये सपोज कार की कीमत मेरी तैयार हुई 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। अब इस 10 लाख में क्या है भाई, ये जो 5 लाख था ये भी यहाँ पर आया होगा, ठीक है। ये 5 लाख जो यहाँ से भी आयरन प्लेट्स इसने जो भी अपनी कॉस्ट बना कर दी होगी, अपने अपना खर्चा और जो आयरन और को ख़रीदा था उसको सबको मिला के 5 लाख रुपए का इसने इसको दे दिया, ठीक है। और इसमें फिर कार कंपनी में वही आगे पॉलिशिंग, लेबर, ये सब कुछ लगा के कॉस्ट तैयार हो गई मेरी 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो 10 लाख है यही क्या है, मेरी फाइनल कॉस्ट है ना, अभी फाइनल कॉस्ट है। और ये फाइनल कॉस्ट भी क्या होगी अभी मेरी, ये फैक्टर कॉस्ट ही होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो मार्केट प्राइस पर आ जाएगा निकल के, ओके। तो अभी ये क्या है, मेरी 10 लाख की इसकी फाइनल कॉस्ट है और ये सब क्या है, मेरा इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यही चीज़, यही आपका वैल्यू एडिड मेथड आपका बोलता है कि जो भी आपकी फाइनल कॉस्ट है उस फाइनल कॉस्ट में से आप इंटरमीडिएट्स को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी, ठीक है, एट मार्केट प्राइस, ओ फैक्टर प्राइस, ठीक है, ओके। तो ये क्या है आपका फाइनल कॉस्ट, कितनी आ गई आपकी इसमें से 10 लाख, ठीक है। यही क्या कहलाया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ओके। किससे, वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमने वैल्यू ऐड करते चले गए ना, यही कहलाता है मेरा, इसी के लिए हम इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, ओके। अगर इसका आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, टोटल सेल वैल्यू, ओके, इसमें से माइनस कर दो आप कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। मैं जो भी आपकी टोटल सेल हुई उसमें से आप माइनस कर दो इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है, तो आपको क्या मिल जाएगा आपका, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसके मेजर्स कर लिए, इसमें सारे एग्रीगेट्स थे आपके, ठीक है, जिसमें हमने नेशनल, डोमेस्टिक, नेट, ग्रॉस, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, ये सब कुछ पढ़ा। पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम हमने पढ़ा। मेथड जो इसके 3 मेथड्स हैं हमने इसके बारे में भी जान लिया, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिड मेथड। और आपका जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।